विश्व इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले इसमें हम पुनर्जागरण के संबंध में जानेंगे। दोस्तों, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है और इटली के महान कवि दांते, जिनका समयकाल 1260 से 1321 ईस्वी रहा, इनको पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। और दांते का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दोस्तों, दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रार्क था, जिसका समयकाल 1304 से 1367 ईस्वी था। पेट्रार्क को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। वो इटली का निवासी था और इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेशियो, जिसका समयकाल 1313 से 1375 ईस्वी है, इसको माना जाता है। और कहानीकार बोकेशियो की डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। तो याद रखिएगा, डेकामेरॉन पुस्तक बोकेशियो की रचना है। दोस्तों, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। इसका समयकाल 1469 से 1567 ईस्वी है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस है, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। दोस्तों, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक भी मैकियावेली को कहा जाता है। और देखिए, पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार हैं लियोनार्डो द विंसी, माइकल एंजेलो और राफेल। लियोनार्डो द विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वो चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। लियोनार्डो द विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। और माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार और चित्रकार था। दोस्तों, द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। सिस्तान के गिरजाघर यानी चर्च की छत पर माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। और राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। तो मेडोना चित्र राफेल की रचना है। दोस्तों, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है, आप जान लीजिए। और पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन और ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। और देखिए, इंग्लैंड के एक लेखक रहे टॉमस मूर, इन्होंने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। यूटोपिया का अर्थ कल्पना लोक होता है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया। और रोमियो एंड जूलियट इंग्लैंड के प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर की अमर कृति है। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। और देखिए, एक महत्वपूर्ण तथ्य कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सबसे पहले पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया था। गैलीलियो, इनका समयकाल 1564 से 1642 ईस्वी है। इन्होंने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या केपलर 1571 से 1630 ईस्वी, इन्होंने गणित की सहायता से ये बताया कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर किस तरह से घूमते हैं। दोस्तों, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों का पता लगाया। और धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, जान लीजिएगा। और जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है और इसके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते थे। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। और अमेरिगो वेस्पुसी, जो कि इटली का नाविक था, इसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। और प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति मैगलन था।
आइए अब अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। देखिए, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई और अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। रेड इंडियंस अमेरिका के मूल निवासी थे। दोस्तों, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिली थी और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार यानी नेचुरल राइट्स के सिद्धांतों पर आधारित थी। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ और इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था और सप्तवर्षीय युद्ध, दोस्तों आप जान लीजिए, इसमें इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। इस क्षतिपूर्ति के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, शीशा, चाय और रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया और उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया और सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। और एक महत्वपूर्ण तथ्य, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 के बीच हुआ था। दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थीं। 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। इसमें अत्यंत प्रभावशाली और उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की थी, यानी व्यक्ति के अधिकार। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन को माना जाता है, जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 को हुई और इस घटना से अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध और व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ और 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना और उपनिवेशवासियों के बीच लैक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ था। 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशी सम्मेलन हुआ, जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया था। प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में हुई। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी सेकुलर स्टेट की स्थापना भी सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। दोस्तों, संसार में सबसे पहले लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला और उत्तराधिकार कानून को न्यायसंगत बनाया गया। मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत यानी सेपरेशन ऑफ पावर सिद्धांत को मान्यता मिली थी। 1781 में उपनिवेशी सेना के प्रमुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था और अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 में अवैध घोषित किया गया और अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 में हुए थे। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 में दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच हुई। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक और उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना प्रांत से हुई थी और इस युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हुआ था। 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। और देखिए, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, ये परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉर्ज विल्किस बुश नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 को कर दी और अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 को हुई थी। अमेरिका फिलासॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा की गई थी।
अमेरिकन क्रांति के बाद आइए फ्रांस की राज्य क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुई और इस समय फ्रांस में सामंती यानी फेडुअल सिस्टम था। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तील के कारागार के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त करा दिया और तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी इक्वलिटी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। देखिए, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं, ये कथन लुई 14वां का है। राजा की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंश क्रमानुगत होते थे। इसके अलावा दोस्तों, वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनवाया था और लुई 16वां 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतवानेत ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साय का भड़कीला राजदरबार था। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी की सजा दी गई थी। टैले एक प्रकार का भूमि कर था और टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे चर्च को देना पड़ता था। फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया। वाल्टेयर चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था और एक कथन है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है। ये उक्ति वाल्टेयर की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की और लेटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टेयर की रचना है। दोस्तों, कानून की आत्मा यानी द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी जिसमें सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पोषण किया गया था। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता थी जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। स्वतंत्रता और बंधुत्व की क्रांति का नारा था। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति का नारा था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 यानी एस्टेट्स यानी श्रेणी में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट्स में पादरी थे, द्वितीय स्टेट्स में अभिजात वर्ग, जबकि तृतीय स्टेट्स में देश की 90% जनता थी जिन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान, मजदूर आदि सभी शामिल थे। और फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 में हुई। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है और सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। दोस्तों, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी से शिक्षा प्राप्त की थी। 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1789 में हुआ और नेपोलियन 1799 में प्रथम काउंसिल बना और 1802 में जीवन भर के लिए काउंसिल बना था। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है और नेपोलियन ने ही सबसे पहले इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेपोलियन की पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरिया लुइसा से शादी की थी। नेपोलियन ने अपनी पत्नी जोजेफाइन को तलाक दिया और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की थी। ट्राफल्गर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की थी। दोस्तों, नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक
नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा था और यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 में नेपोलियन को लिपजिग नामक स्थान पर हरा दिया। उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु वह एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में पराजित करके बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, जहां 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिटिल कार्पोरल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण करना। इंग्लैंड के वाणिज्य और व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया और वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया था। अब आइए इटली के एकीकरण के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है। मेजनी का जन्म जेनेवा में हुआ था और इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पीडमोंट राज्य ने अगुवाई की थी और इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी को दिया जाता है। यंग इटली एक संगठन था। इसकी स्थापना 1831 में जोसेफ मेजनी ने की। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया और कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक गिबर्टी था। विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया का शासक था। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई थी और इटली राष्ट्र का जन्म आप जान लीजिए दोस्तों 2 अप्रैल 1860 को माना जाता है। 1871 में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया और यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, ये कथन जोसेफ मेजनी का है। इटली का एकीकरण 1871 में काउंट काबूर ने किया और इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। अब आइए दोस्तों जर्मनी के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा था और बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में चाहता था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 में पहनाया गया और बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है और जर्मनी की राष्ट्रीय सभा को डायट के नाम से जाना जाता था। ये फ्रैंकफर्ट में होती थी। 1815 से 1850 के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था और एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में दोस्तों राके, बोमर और लसर आदि दार्शनिक और विद्वानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई 1848 में किया गया और विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसा का रक्षा मंत्री वान रून और सेनापति वान माल्टेक था। 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था और सेरेजेवा का युद्ध 1866 में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। 23 अगस्त 1866 के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ और फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 को हुआ था। नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के आगे 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण किया था। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया और फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को फ्रांस और प्रसा के बीच हुई थी। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था। आइए अब रूसी क्रांति यानी रशियन रिवॉल्यूशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों समाजवाद यानी सोशलिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन ने किया था। वो वेल्स का रहने वाला था। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था।
कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तकें लिखी हैं और फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। दोस्तों, फेबियन सोशलिज्म या फेबियन समाजवाद का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 में हुई थी और दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ ये नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। रूस के शासक को जार कहा जाता था। ये जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 में समाप्त हुई थी। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है और रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। दोस्तों, 1917 में हुई रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया और रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई थी। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय थे और देखिए, शून्यवाद के जनक तुर्गनेव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानेव को माना जाता है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में रूस में हुई थी और ये दल 2 गुटों में विभाजित था, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक का अर्थ बहुसंख्यक और मेंशेविक का अर्थ अल्पसंख्यक होता है। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। लेनिन की मृत्यु दोस्तों 1924 में हुई थी। राइट्स ऑफ मैन का लेखक थॉमस पेन है और मदर एक उपन्यास है। इसकी रचना मैक्सिम गोर्की ने की है। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्राटस्की था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स के आजीवन साथी एक उद्योगपति फ्रेडरिक एंजेल्स था जिसने मार्क्स के विचारों में उसकी धन से सहायता की और उसके कई पुस्तकों का सहलेखक भी रहा। अब आइए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। औद्योगिक क्रांति पद यानी औद्योगिक क्रांति शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले अर्नाल्ड टॉयनबी ने किया था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई थी और सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकेडिंग नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली थी। 1761 में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से बर्सले तक नहर बनाई थी। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन रॉकेट बनाया और औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। आइए देख लेते हैं औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए प्रमुख आविष्कार और उनके आविष्कारकों के बारे में। तेज चलने वाला शटल जॉन ने बनाया था 1773 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्ज ने 1765 में किया। स्पिनिंग जेनी जो कि पानी की शक्ति से चालित था, रिचार्ड आर्कराइट ने 1767 में। स्पिनिंग म्यूल क्रॉम्पटन द्वारा 1776 में। घोड़ा द्वारा चलाया जाने वाला करघा कार्टराइट के द्वारा बनाया गया और सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी के द्वारा 1815 में किया गया था। औद्योगिक क्रांति के बाद आइए देख लेते हैं इंग्लैंड में क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों, इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 में हुआ था और सबसे महत्वपूर्ण इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। इसको रक्तहीन क्रांति यानी ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 में हुआ था। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को 1215 में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था।
दोस्तों, ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था और इंग्लैंड में जो गृह युद्ध था ये 7 वर्षों तक चला था। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई थी और गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा गया और संसद के समर्थकों को राउंड हेड्स कहा गया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो लुसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का भाग 1। इसका दूसरा भाग हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। लुसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत विश्व इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में जानेंगे। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई और ये 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को की गई हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। दोस्तों, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था और इसमें शामिल अन्य देशों में ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली थे। जबकि मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस शामिल थे। गुप्त संधियों की प्रणाली और यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है और ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 में हुआ था। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा और अंततः वह 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ था। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। रूस जापान युद्ध 1904-5 का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ था। मोरक्को संकट 1906 में पैदा हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 को और फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 में किया था। 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था और 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था और अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज़ को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज़ पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान प्रारंभ किया और जर्मनी तथा उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की और 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया और हंगरी के सम्राट ने समर्पण कर दिया था। जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गया। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया और फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 18 जून 1919 को पेरिस संधि सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। दोस्तों, पेरिस शांति सम्मेलन 18 जून 1919 का है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने के लिए जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई वे अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसो थे।
वर्साय की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई। संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। उससे वायुसेना और पनडुब्बियां रखने का अधिकार छीन लिया गया और जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि की मांग की गई। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साय की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ था। अब आइए चीनी क्रांति के बारे में जानते हैं। मंचू राजवंश का पतन 1911 में हुआ और 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन था। 1905 में सन्यात सेन ने तुंगमेंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था और क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 में सन्यात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना था। कोविनेड लीग सोसाइटी का संस्थापक सन्यात सेन था। 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। युआन शी काई के समर्थन में सन्यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया और 1912 में सन्यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकल बोरोदिन को आमंत्रित किया और डॉक्टर सन्यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलिन को चुना। डॉक्टर सन्यात सेन के 3 सिद्धांत थे: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। डॉक्टर सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। तांग वंश के बारे में जानते हैं। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों यानी 7वीं से 9वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु 1925 में हुई। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक ने 1926 में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। 1927 में कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हुए। चीन में गृह युद्ध 1928 में शुरू हुआ और 1925 में हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ त्से तुंग ने किया था। माओ त्से तुंग का जन्म 1893 में हुनान में हुआ था और चियांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग में संभाली थी। चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फार्मोसा में की। साम्यवादियों के दमन करने के लिए चियांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया और माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 को जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था और चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था। दोस्तों, चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान था। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई। चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जान हे था और चीन एशिया के मरीज के रूप में जाना गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। तुर्की के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तुर्की यानी टर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। पैन इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था और युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेब्र की संधि 10 अगस्त 1920 को की गई और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। इसे अतातुर्क यानी तुर्की के पिता के उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों, मुस्तफ़ा कमाल पाशा का औपचारिक जन्मतिथि 19 मई 1881। इसका जन्म सेलेनिका में हुआ था। इसके पिता का नाम अली राजा था और दोस्तों, तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 में हुआ था। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गल्ली पोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की। उसके बाद 1919 में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। 1919 ईस्वी के अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने की। 1923 में तुर्की और यूनान के बीच लोजान की संधि हुई थी।
23 अक्टूबर 1923 को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई और तुर्की के कमाल पाशा ने 3 मार्च 1924 को खिलाफत को समाप्त कर दिया। 20 अप्रैल 1924 को तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई थी और तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा हुआ। रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफा कमाल पाशा था और मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में 1932 में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना, 1933 में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू होना, 1924 में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना, इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना और ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रचलन 26 दिसंबर 1925 से ये लागू हुआ था। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। 25 नवंबर 1925 को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। कमाल पाशा की मृत्यु 1938 में हुई थी। आइए अब देखते हैं इटली में फासिस्टों का उदय किस तरह से हुआ है। दोस्तों, फासिज्म का उदय सबसे पहले इटली में हुआ। इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। मुसोलिनी का जन्म 1883 में रोमाग्ना में हुआ था और मुसोलिनी के दल का नाम फासिस्टवाद था। इसकी स्थापना मिलान में की गई थी। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता था और फांसीवादी राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। फांसीवादी दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। दोस्तों, मुसोलिनी ने डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया था। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या 22 थी। राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष मुसोलिनी था, जिसकी सदस्य संख्या 500 थी। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 थी। मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 में रोम पर और 1935 में अबिसिनिया पर आक्रमण किया। जापान और जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण 1936 में किया था और मुसोलिनी ने 10 जून 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इटली में फांसीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 को माना जाता है। दोस्तों, इटली में फांसीवाद के साथ जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में हुआ था। हिटलर बचपन में चित्रकार बनना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा था और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। 1920 में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। धीरे धीरे हिटलर इसका फ्यूहरर यानी नेता बन गया। 1923 में हिटलर ने लूडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह असफल हुआ। हिटलर को बंदी बना लिया गया और जेल में हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैम्प यानी मेरा संघर्ष की रचना की। 1924 के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद उसे अपने दल को फिर से उसने संगठित किया और स्वास्तिक को प्रतीक चिन्ह के रूप में ग्रहण किया। 1932 के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को 230 सीटें प्राप्त हुई, लेकिन सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। अगस्त 1934 में हिंडनबर्ग की मृत्यु पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया गया और हिटलर जर्मन का सर्वेसर्वा बन गया था। गुप्तचर पुलिस गेस्टाम्पो का गठन हिटलर ने किया था और एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। नाजी दल का प्रचार कार्य गोएबल्स संभालता था और जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 को हुई थी। हिटलर ने 16 मार्च 1935 में जर्मनी में पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा, वर्साय की संधि के निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ना की घोषणा की और उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया था। साम्यवादी खतरे से बचने के लिए जर्मनी, इटली और जापान के बीच कॉमिंटर्न विरोधी समझौता 1936 में हुआ, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ था और एडोल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति, और हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या की थी।
अब आइए जापानी साम्राज्यवाद के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जापान से संबंधित। इसमें आप देख लीजिए, जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार चीन हुआ था। 1836 में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान के द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए खोला था। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मूत्सुहितो ने की और 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई थी। 1905 में जापान ने रूस को हराया था और जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को पार्ट्समाउथ की संधि के द्वारा हुई। जापान ने 1931 में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। 20 मार्च 1933 को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी थी और पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता था। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्रों का साथ दिया था और अमेरिका ने जापान पर पहला अणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। अब आइए द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ये युद्ध 6 वर्षों तक लड़ा गया। इसका अंत 2 सितंबर 1945 को हुआ और इसमें 61 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। दोस्तों, आप जान लीजिए कि म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1938 में संपन्न हुआ था और जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन 1935 में किया था। स्पेन में गृह युद्ध 1936 में शुरू हुआ और संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया था। दोस्तों, 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 में आक्रमण किया। फरवरी 1943 में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई थी। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश किया था और अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 को हुआ था। इसका कारण जापान द्वारा 7 सितंबर 1941 का हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद के लिए 4 बार चुने गए। 1933 से 1945 तक इस पद पर रहे। वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार से ज़्यादा इस पद की शोभा बढ़ाई और रूजवेल्ट जो है ये डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित थे। इंग्लैंड की शानदार अलगाववादी का नीति का विचारक सेलिसबेरी था और वर्साय की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है, जिसको कि मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर थोपा था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है और मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई। 7 मई 1945 को इसने आत्मसमर्पण कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान पर अणु बम का प्रयोग किया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यूरेनियम 235 और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फ्लैटमैन यानी प्लूटोनियम 239 नामक एटम बम गिराया था। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 8 मई 1945 को हुआ, जब जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। 15 अगस्त 1945 को एशिया में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया, जब जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया और इस घोषणा पर 2 सितंबर 1945 को यादों की खड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत मिसौरों पर मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष जापान ने हस्ताक्षर किए।
और जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।